हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो अगर आप सोशियोलॉजी एमए थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आपके लिए ये वीडियो है। तो ये आज का वीडियो पेपर 4 के लिए है, जिसमें कि हम लोग रूरल सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं। और रूरल सोशियोलॉजी में यूनिट 2 में है जजमानी व्यवस्था के बारे में। तो देखिए, जजमानी व्यवस्था के में क्वेश्चन आने की कुछ संभावना है। तो उसमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि जजमानी प्रथा की व्याख्या कीजिए, या जजमानी प्रथा की कुछ विशेषताओं के बारे में बताइए, या तो पारंपरिक भारत में हिंदू जजमानी व्यवस्था के अभिलक्षणों की व्याख्या कीजिए, और जजमानी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं आज के ग्रामीण समाज में, इसके स्थान की समीक्षा कीजिए। इसके हाँ, और या तो ऐसे हो सकता है, जजमानी व्यवस्था अंतर जाति संबंधों का संस्थापक स्वरूप विवेचना कीजिए। और नहीं, या तो ऐसे आ सकता है कि जजमानी व्यवस्था से क्या आशय है और आज के ग्रामीण समाज में इसका स्थान निर्धारित कीजिए। या तो जजमानी व्यवस्था क्या है, जजमानी व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आएंगे तो देखिए, जितने क्वेश्चन जजमानी व्यवस्था से थे उन सभी को यहाँ पर लाया गया है। तो पहले समझते हैं जजमानी प्रथा के बारे में। जजमानी प्रथा क्या होता है, तो आप लोगों ने सुना भी होगा जजमानी के जजमान यजमान के बारे में। तो यहाँ पर डॉक्टर R.N. मुखर्जी तथा डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के शब्दों में, जाति प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति हर तरह के कार्यों को नहीं कर सकता है। उसका तो अपना एक निश्चित पेशा होता है, अतः उसे अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों से सेवाएं प्राप्त करनी होती है। इस प्रकार सेवा प्राप्त करने से सेवा लेने और सेवा देने व्यक्तियों के बीच जो प्रकारात्मक संबंध स्थापित हो जाता है और वे परस्पर जिस ढंग से एक सूत्र में बंध जाते हैं, उसे जजमानी व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो सेवा प्रदान करता है वह उसका प्रजा का जजमान कहलाता है, ठीक है। जो सेवा प्रदान करता है वह। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर, तो इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक जाति के कुछ अपने जजमान होते हैं, जिन्हें कि वह एक विशिष्ट सेवा प्रदान करता है। जैसे ब्राह्मण पुरोहित का कार्य करता है, धोबी कपड़ा धोता या नाई बाल बनाता है। इस ब्राह्मण धोबी या नाई के कुछ परिवार बंधे होते हैं, जिन्हें परिवारों को ये अपनी अपनी सेवाएं आज से नहीं पुश्तों से प्रदान करते आ रहे हैं। जैसे कि देखिए, अगर घर में कथा हो रहा है तो कौन से पंडित जी आते हैं, कौन से नाऊ आते हैं, या उनको क्या बोलते हैं, उनको जो लेडीज रहती हैं नाउन, तो वो आती हैं। तो उन लोग का एक फिक्स होता है कि इनके घर पे ये जाएंगे, इनके घर पे ये जाएंगे, तो वो जजमानी व्यवस्था कर जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत वो लोग आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो जजमान व्यवस्था की परिभाषा देखेंगे। आस्कर लेविस ने लिखा है, एक मिनट, ठीक है। आस्कर लेविस ने लिखा है, इस व्यवस्था के अंतर्गत एक गांव के प्रत्येक जाति समूह से यह आशा की जाती है कि वह दूसरी जातियों के परिवारों को कुछ निश्चित सेवाएं प्रदान करें। तो ये उनकी परिभाषा है। नेक्स्ट देखेंगे, डॉक्टर शर्मा के अनुसार जजमानी व्यवस्था विभिन्न जातियों के सदस्य के पारस्परिक उदग्र संबंधों यानी कि वर्टिकल रिलेशन का घोतक है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जाति ग्रामीण समुदाय में रहने वाली सब जातियों के लिए कुछ न कुछ सेवाएं प्रदान करती है और उसके बदले में परंपरागत तरीके से उन्हें पारितोषण मिल जाता है। इस प्रकार जजमानी व्यवस्था हिंदू समाज की ऊंची नीची सब जातियों को एक सूत्र में बांध रखने की एक प्रणाली है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि शाब्दिक अर्थ में जजमान संस्कृत शब्द के यजमान से लिया गया है। यजमान का अर्थ यज्ञ करने वाले से था। क्रमशः यह शब्द उन सभी के लिए प्रयोग किया जाने लगा जो कि सेवा के रूप में किसी से कोई भी काम कराते थे। इस सेवा प्रदान करने और सेवा ग्रहण करने के आधार पर जो संबंध व्यवस्था यानी सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप विभिन्न जातियों के सदस्यों के बीच पनपता और पुश्तैनी तौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहता है, उसे जजमानी व्यवस्था कहते हैं। तो आगे देखेंगे तो जजमानी व्यवस्था के विशेषताएं के बारे में। तो जजमानी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रकार से संबंध प्रतिमान का घोतक है। इसकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जो निम्नलिखित हैं। जैसे कि पहला है उदग्र संबंधी व्यवस्था। जो संबंध एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों के बीच पाया जाता है उसे क्षैतिज संबंध के नाम से जाना जाता है। ऊंची और नीची जाति पारस्परिक संबंधों का उदग्र संबंध कहा जाता है, यानी वर्टिकल रिलेशन। उदग्र संबंध मतलब क्या होता है, वर्टिकल रिलेशंस। जजमानी व्यवस्था में जजमान तथा परिजन के बीच उदग्र संबंध पाया जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत एक जाति के सदस्य दूसरी जातियों के सदस्यों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और उन्हीं सेवाओं के आधार पर ऊंची नीची सब जातियां एक सूत्र में आबद्ध हो जाती हैं। अगर उदाहरण के रूप में देखेंगे
तो उदाहरणों के द्वारा इस बात को स्पष्ट किया जा सकता है, जिस प्रकार, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जिस प्रकार मेहतर का जजमान ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य हो सकता है, उसी प्रकार ब्राह्मण, नाई, धोबी, चमार आदि के भी जजमान अलग अलग जाति के लोग हो सकते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जजमानी व्यवस्था उदग्र संबंध का सूचक है। उदग्र मतलब वर्टिकल। चलिए दूसरा पॉइंट देखेंगे, जाति पर आधारित। तो जजमानी प्रथा जाति प्रथा पर आधारित है। जाति प्रथा पर आधारित होने के कारण यहाँ पर पॉइंट में है। तो पहला है, जाति और जजमानी प्रथा वंशानुगत होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं। दूसरा है, जाति और जजमानी प्रथा का आधार अर्थव्यवस्था है। ये दोनों प्रथाएं अर्थव्यवस्था के इर्द गिर्द चक्कर काटती रहती हैं। जजमानी प्रथा में भी भिन्न भिन्न जातियां होती हैं और जिसके अलग अलग कर्तव्य और सेवाएं होती हैं। अगला देखेंगे तो संबंधों का स्थायीपन। तो यह प्रथा जजमान और परिजन के बीच अस्थायी संबंधों पर आधारित है। इसका कारण यह है कि जजमानी प्रथा के दो आधार स्तंभ है। पहला है कृषि और दूसरा है जाति। यद्यपि कृषि और जाति दोनों ही अस्थायी और भारतीय जीवन के अंग है, परिणाम स्वरूप ये दोनों तत्व मिलकर जजमानी प्रथा के संबंधों को अस्थायित्व प्रदान करते हैं। कृषि व्यवसाय में अस्थायित्व होने के कारण जो लोग इसमें हाथ बटाते हैं उनके संबंध भी अस्थायी हो जाते हैं। जजमानी प्रथा के संबंधों में अस्थायीपन का निर्वाह दो प्रकार से होता है। पहला है, जब कोई परिजन एक गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाकर बस जाता है तो यह आवश्यक नहीं है कि जजमान से उसके संबंध समाप्त हो जाते हैं, अपितु वह दूसरे गांव से ही अपने जजमान की सेवा करता है। दूसरा है, यदि वह दूसरे गांव जाकर अपने जजमान की सेवा करने में असमर्थ है तो वह उसे अपने परिवार वालों या रिश्तेदारों को हस्तांतरित कर देता है और इस प्रकार यह संबंध एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित हो जाती हैं। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर देखिए कि अगर आप अपने घर में कथा करवा रहे हैं और किसी पंडित जी से करवा रहे हैं, तो पंडित जी अगर नहीं हैं तो वो अपने घर में किसी लड़के या अपने किसी भाई या किसी बंधु को भेज देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही उसी इसमें कह रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित ऐसे हो जाते हैं। जजमानी अधिकारों को बेचा भी जाता है। इसकी कीमत व्यवसाय की प्रकृति और व्यक्तियों पर आधारित होती हैं। अगला पॉइंट है, आवास की स्थिरता। जजमानी प्रथा के संबंधों में स्थिरता पाई जाती है। इसका कारण यह है कि कोई भी परिजन एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव में बसना पसंद नहीं करता है और अस्थायी तौर पर अपने जजमानों की सेवा करते जाते हैं। परिजन जजमानी अधिकारों को अपना पैतृक अधिकार समझते हैं और किसी भी कीमत पर इन अधिकारों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। यही कारण था कि भारतीय ग्रामीण लोग नगरों की अपेक्षा गांवों में रहना ही पसंद करते थे। धीरे धीरे जजमानी प्रथा समाप्त होती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण लोग अपनी अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों से नगरों की ओर भाग रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पैतृक व्यवस्था। जजमानी प्रथा में पैतृकता का तत्व महत्वपूर्ण होता है। यह प्रथा अनेक पीढ़ियों तक चलती रहती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जजमानी प्रथा परिजनों की संपत्ति है। जजमानी पर अधिकार पैतृकता के आधार पर निर्धारित होते हैं और इनमें सामान्य परिस्थितियों में परिवर्तन संभव नहीं होता है। यदि एक पिता के अनेक पुत्र होते हैं तो सभी भाइयों में जजमानी के अधिकारों का बराबर बराबर बंटवारा हो जाता है। यह प्रक्रिया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। जिस प्रकार से परिजन की सेवाओं से इनकार नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार जजमान भी परिजन को इन कारणों से हटा नहीं सकते हैं। इसमें एक पॉइंट है, यह प्रथा परंपराओं पर आधारित होती है और परंपराओं की उपेक्षा आसानी से नहीं की जा सकती है। दूसरा है, पेशेवर जातियों में पाई जाने वाली पंचायतें। ये पंचायतें शक्तिशाली होती हैं, अतः यदि कोई जजमान किसी परिजन को अकारण हटा देता है तो कोई भी दूसरा परिजन उसके यहाँ सेवा नहीं कर सकता है। ऐसा भी होता है बहुत जगह भी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो व्यावसायिक संवाद क्या है ये। आधुनिक व्यवसाय संबंधी सभी विशेषताएं इस प्रथा में पाई जाती हैं। जजमानी प्रथा का भी व्यवसाय के रूप में एक संगठन है। कारण है कि कोई भी परिजन जाति दंड के भय के कारण से दूसरे परिजन के कार्य अपने हाथ में नहीं लेता है। यदि कोई परिजन ऐसा करता भी है तो उसे जाति के पंचायत के द्वारा पूर्व निश्चित दंड का भुगतान करना पड़ता है। 7 नंबर है, मानसिक सुधार। जजमानी प्रथा में व्यवसाय
निश्चित होने के कारण इसके सदस्य मानसिक दृष्टि से सुरक्षा से अनुभव करते हैं। परिजनों के व्यवसाय जन्म के साथ ही निश्चित हो जाते हैं। उसे अपने व्यवसाय को करने के लिए किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्येक परिवार व्यावसायिक प्रशिक्षण का केंद्र होता है और इसी प्रशिक्षण के आधार पर भावी जीवन का निर्धारण होता है। व्यवसाय की सुरक्षा के कारण व्यक्ति को अनिश्चितता की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता है। कार्यक्षेत्र की भिन्नता में देखेंगे, व्यवसायों में भिन्नता के साथ ही परिजनों के कार्यक्षेत्र में भिन्नता पाई जाती है। किसी परिजन का कार्यक्षेत्र छोटा हो सकता है, दूसरे का कार्यक्षेत्र बड़ा हो सकता है। कार्यक्षेत्र का निर्धारण अर्थशास्त्र के नियम मांग की पूर्ति के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए बढ़ई और लुहार का कार्यक्षेत्र सीमित हो सकता है क्योंकि वे कृषि से संबंधित कार्य करते हैं। कृषकों की अधिकता और मौसम में अधिक कार्य होने के कारण इन परिजनों को अधिक जजमानी कार्य करना संभव नहीं होता है, जबकि ब्राह्मण और नाई का कार्यक्षेत्र विस्तृत हो सकता है। नेक्स्ट है व्यवसायिक सुरक्षा। व्यवसायिक सुरक्षा कैसे होता है? तो परिजन के अंतर्गत अनेक जाति जैसे ब्राह्मण, चमार, कुम्हार, नाई, बारी, धोबी, बढ़ई और लुहार आदि के लोग सम्मिलित होते हैं। इन सभी परिजनों के व्यवसायों में एक रूपता न होकर भिन्नता पाई जाती है। ब्राह्मण का कार्य चमार के कार्य से भिन्न होता है। ठीक इसी प्रकार धोबी और नाई कार्यों में मौलिक भिन्नता पाई जाती है। इसी प्रकार परिजनों के व्यवसाय अलग अलग होते हैं, इनमें भिन्नता पाई जाती है। देखिए, अगर आप यहाँ पर जाति का देखेंगे तो ब्राह्मण क्या करवाते हैं? पूजा पाठ करवाते हैं। चमार क्या करवाते हैं? तो चमार मतलब हरिजन लोग, तो वो लोग करते हैं कि जैसे कि वो कूड़ा करकट जो होता है उसको साफ सफाई का कार्य करते हैं। कुम्हार, तो कुम्हार का कार्य आपका वो कुम्हार प्रजापति हो गए ना, तो पुरवा हो गया, वो पुरवा ये गिलास वगैरह का जो उसको गढ़ना होता है, क्या बोलते हैं उसको, झांझर, गगरी, ये सब बनाने का कार्य करते हैं। नाई बाल बनाएंगे, बारी और धोबी तो ये कपड़ा धुलने का काम करते हैं, बढ़ई लकड़ी वगैरह काम करते हैं, और लुहार भी। तो ऐसे सबका काम बांटा गया है। ठीक है, फिर है सामाजिक संस्करण का निर्धारण। प्रत्येक समाज में एक निश्चित संस्करण पाया जाता है। जजमानी प्रथा ग्रामीण सामाजिक संस्करण का आधार है। इसी के द्वारा ग्रामीण जीवन में व्यक्ति के पद का निर्धारण होता है। उदाहरण, ब्राह्मण, लुहार और चमार इन तीनों परिजनों के पद अलग अलग और पूर्व निश्चित होते हैं। ब्राह्मण का पद सभी परिजनों में सर्वोच्च होता है। जैसे पंडित जी है ना, तो सबसे ऊपर होते हैं पंडित। इस प्रकार चमार की तुलना में लुहार का पद ऊंचा होता है। तो सबका एक दूसरे से इसीलिए तो वर्टिकल कहा गया है इसको, उदंत। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है कार्य और पारिश्रमिक की निश्चितता। तो जजमानी प्रथा में प्रत्येक व्यक्ति के निश्चित पद होते हैं। इन पदों के अनुसार व्यक्ति को निश्चित कार्यों का संपादन करना पड़ता है। इस कार्य के बदले व्यक्ति को एक निश्चित मात्रा में पारिश्रमिक दिया जाता है। जैसे ब्राह्मणों का पद सर्वोच्च होता है, अतः इसका कार्य भी ऊंची कोटि का रहता है। जैसे पूजा का कार्य तो ब्राह्मण करवाते हैं। इस कार्य के बदले उसे पारिश्रमिक के तौर पर बतौर कम से कम 1 रुपया 25 पैसे देने पड़ेंगे। पक्के भोजन की व्यवस्था करनी होगी या सामान देना होगा। जबकि चमार धोबी परिजनों को न तो इतना दिया जाएगा और न ही अच्छा भोजन दिया जाएगा। तो जैसे कि अब यहाँ पर 1 रुपया हो गया, तो आप समझे कि अब इस समय के समय में तो 1000 रुपये चलता है। 1000 रुपये, 1500 ऐसे पंडित जी लेके जाते हैं कथा वगैरह में पूजा, और शादी विवाह हो रहा है तो उसमें तो छोड़ दीजिए, 10-10 हज़ार रुपये लग जा रहे हैं। तो और बाकी अगर उसमें देखेंगे तो जो धोबी हो गए और हरिजन लोग हो गए, चमार लोग, तो उन लोगों के लिए 200-250 रुपये, 300 रुपये और कुछ भोजन के लिए भी नीचे बैठाए रहते हैं, तो ऐसे व्यवस्था होता है। चलिए, तो जजमानी प्रथा का समाजशास्त्री महत्व स्थान। इसमें मानसिक सुरक्षा। जजमानी प्रथा से व्यक्ति को रोजगार की चिंता नहीं होती है। जजमानी हक के द्वारा उन्हें रोजगार मिल जाता है, जिससे व्यक्ति का मानसिक जीवन सुरक्षित रहता है। उसके बाद सामाजिक बीमा। जैसे मानसिक सुरक्षा में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई नाई है तो बोलेगा ना, चलो तो मैं तो इसी जाति का हूँ और मुझे तो बाल बनाना ही है। ब्राह्मण हो गया तो उसको भी अपने सुरक्षा रहता है कि मैं तो पंडित हूँ, मैं तो पूजा पाठ कराऊंगा ही। तो उसमें रहता है ना कि अगर नौकरी वगैरह कोई नहीं मिला है तो उसका तो काम तो चल ही रहा है, तो इसीलिए मानसिक सुरक्षा हो गया। सामाजिक बीमा देखिए, जजमानी व्यवस्था ग्रामीण जीवन में सामाजिक बीमा के सभी गुणों से संयुक्त है। गांव में जन्म, मृत्यु, विवाह, बीमार तथा दुर्घटना जैसी परिस्थितियों में जजमानी सेवा करने वाली जातियों की भरसक सहायता करता है। जजमान तथा उसके कमीनों के बीच, कमीन मतलब क्या होता है कि उन सभी लोगों का समूह, उन सभी लोगों का एक जुट होना, जो बीच एक घनिष्ठ तथा
औपचारिक संबंध होता है, उनके कार्यों को बता रहा है। उनके द्वारा एक एकीकृत ग्रामीण समुदाय का निर्माण हो जाता है। इससे भी जजमानी व्यवस्था सामाजिक बीमा का साधन बन जाते हैं, एक बीमा का रूप लेता है ये सामाजिक। आर्थिक सुरक्षा के बारे में देखेंगे तो आर्थिक सुरक्षा पैतृक स्वरूप के कारण इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को आजीविका की खोज में इधर उधर नहीं जाना पड़ता है। मतलब कोई अगर पंडित है या कोई भी कार्य है किसी भी जजमानी में, ठीक है, वो धोबी हो, चमार हो, बढ़ई हो, लोहार हो, तो उसके अगर वो कार्य कर रहा था उसके बाद उसका पीढ़ी में जो उसके बच्चे आएंगे वो भी उस वही कार्य करते जाते हैं। तो ये सुरक्षा होता है आर्थिक सुरक्षा में। सभी जातियों को अपने जजमानों से दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के समुचित साधन गांव में ही प्राप्त हो जाते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक सेवा करने वाली जाति का व्यवसाय पहले से ही सुनिश्चित रहता है, जिसके फलस्वरूप गांव में किसी प्रकार की व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा विकसित नहीं हो पाती। जजमानों की आर्थिक स्थिति इसलिए सुनिश्चित रहती है कि उन्हें प्रत्येक स्थिति और प्रत्येक अवसर पर विभिन्न सेवाओं का लाभ मिलता रहता है, जबकि वे सेवा का पुरस्कार तब देते हैं जबकि फसल काटने के समय वे भुगतान करने की स्थिति में हो जाते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण की स्थापना। इसमें क्या कह रहा है कि जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति कार्य हित को ध्यान में न रखकर सामूहिक कल्याण की भावना से किया जाता है। जजमानी व्यवस्था द्वारा आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के कारण सभी जातियां एक दूसरे पर निर्भर करती हैं और इसलिए सभी जातियां एक दूसरे की प्रथाओं और परंपराओं का आदर करती हैं। यही व्यवस्था जाति के नियमों संबंध होने के बाद परंपराओं के प्रभाव को बनाए रखती है। ऐसी स्थिति में आंतरिक आंचलों में बसे हुए ग्रामीण समुदायों से व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण रखना इसी व्यवस्था की सहायता से संभव हो सका है। नेक्स्ट 5वां नंबर तो देखेंगे यहाँ पर राजनीतिक सुदृढ़ता में सहायक। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने लिखा है, पूर्व देशों के राजनीतिक प्रभुसत्ता की अपेक्षा सामाजिक एकता पर अधिक निर्भर है। यहाँ के विधान राज्य की स्वेच्छाचारी आज्ञा पर आधारित न होकर प्रथाओं और परंपराओं पर आधारित है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक सुदृढ़ता सामाजिक विधानों में उतनी संभव नहीं है जितनी कि परंपरागत संस्थाओं से। जजमानी व्यवस्था ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण समुदाय में एकता। जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न जातियों के बीच सेवाओं की अंतर संबंधता होने के कारण ग्रामीण समुदाय के लोगों में सामूहिक इच्छा और संगठन की भावना विकसित होती है। गांव में जब विभिन्न इच्छाओं को लक्ष्यों के बीच एकता स्थापित हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से ग्रामीण समाज में हम की भावना एक सुदृढ़ रूप ग्रहण कर लेती है, हम की भावना। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए जजमानी में ऐसे भी कुछ क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि भारत में जजमानी प्रथा विघटन की प्रक्रिया में है, विवेचना कीजिए विघटन की प्रक्रिया में। और वर्तमान समय में जजमानी प्रथा में क्या परिवर्तन हुए हैं, वर्तमान समय में क्या परिवर्तन हुए उसको बताना है। एक मिनट, तो पहले तो हम जानते हैं कि जजमानी प्रथा में विघटन तथा परिवर्तन क्या है। आधुनिक युग परिवर्तन का युग है, इस समय जो मॉडर्न युग है इस समय परिवर्तन का युग है, चेंज का। तो इन परिवर्तनों का प्रभाव सभी प्रकार की संस्थाओं और प्रथाओं पर पड़ता है। मतलब सभी संस्था जो भी संस्था हो, विवाह संस्था हो, ये जजमानी संस्था हो, जो भी संस्था हो, ठीक है, उस पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। जजमानी प्रथा भी इन परिवर्तनों से अछूता नहीं है। आधुनिक युग में जजमानी प्रथा में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं तथा इस परिवर्तनों के फलस्वरूप धीरे धीरे यह प्रथा समाप्त होती जा रही है। वर्तमान समय में भारतवर्ष में जाति प्रथा का विघटन हो रहा है और जजमानी प्रथा जाति पर आधारित है, इसलिए जजमानी प्रथा का विघटन होना बिल्कुल स्वाभाविक है। जजमानी प्रथा में विघटन, तो इसके कुछ कारण देखेंगे यहाँ पर। पहला है शिक्षा का प्रसार और मानव ज्ञान में वृद्धि होने के कारण यह प्रथा समाप्त होती जा रही है। दूसरा है भारतवर्ष में आवागमन और संचार साधनों में वृद्धि होने के कारण जजमानी प्रथा समाप्त होती जा रही है। देखिए इसको याद करिए, पूछेगा क्वेश्चन, क्यों जजमानी प्रथा हटता जा रहा है, तो याद कर लीजिए। तीसरा है बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना होने के कारण भी यहाँ जजमानी प्रथा समाप्त होती जा रही है। चौथा है भारतीय स्वतंत्रता के बाद देश में प्रजातंत्र की स्थापना होने से जनता में प्रजातंत्र की भावना विकसित होती जा रही है, जिससे यह प्रथा समाप्त होती जा रही है। पांचवा है आधुनिक भारत में लोगों का धार्मिक कर्मकांड पर विश्वास कम होने के कारण ब्राह्मणों का आदर और सत्कार कम होता जा रहा है, इससे भी यह प्रथा समाप्त होती जा रही है। छठवां देखेंगे तो आधुनिक समाज में धर्म का महत्व बढ़ने के कारण लोग अधिक धन कमाना चाहते हैं, जिसके फलस्वरूप जजमानी प्रथा समाप्त होती जा रही है। नेक्स्ट है
सामाजिक और धार्मिक सुधारों के परिणाम स्वरूप भी इस प्रथा को आघात लगा है। 8वां है, साम्यवाद और समाजवाद की भावना भी इस प्रथा को समाप्त करने में काफ़ी मात्रा तक उपयोगी उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत में संयुक्त परिवार का विघटन होता जा रहा है। इस विघटन के कारण जजमानी प्रथा से लोगों की आस्था समाप्त होती जा रही है। नेक्स्ट है, सरकारी नौकरियों में सभी को बिना भेदभाव के समान अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप भी यह प्रथा समाप्त होती जा रही है। जजमानी प्रथा में परिवर्तन देखिए क्या है। जजमानी प्रथा में परिवर्तन, विगत वर्षों में आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। इससे जजमानी प्रथा भी काफ़ी प्रभावित हुई है। इन नवीन कारकों के फलस्वरूप जजमानी प्रणाली के अंतर्गत अनेक परिवर्तन हुए हैं। यह परिवर्तन इन रूपों में प्रकट हुए हैं। पहला, आरंभ में काम करने वाले कामीन को उसकी आर्थिक सेवाओं के बदले में पारिश्रमिक वस्तु या अनाज के एक निश्चित अंश के रूप में दिया जाता था, किंतु पारिश्रमिक प्रदान करने की यह प्रथा अब दिनों दिन विघटित होती जा रही है। वस्तु के रूप में पारिश्रमिक देने के बजाय अब द्रव्य के रूप में पारिश्रमिक दिए जाने का प्रथा अधिक प्रचलित है। मतलब कि वस्तु कोई पहले कोई कार्य करता था तो उसके कार्य के बदले में क्या, गेहूँ चावल जो भी होता था दे देते थे, लेकिन अब पैसा दिया जाता है। उसके बाद देखेंगे दूसरा, तो लगभग आधी शताब्दी पूर्व जाति नियमों की भांति ही जजमानी प्रथा के अंतर्गत भी निश्चित नियम प्रचलित थे, लेकिन विगत वर्षों में हुए सामाजिक और प्राविधिक परिवर्तन के फलस्वरूप जजमानी प्रणाली के नियम अब कमजोर हो गए हैं। काम करने वाले कामीन आरंभ में जिन जजमानों के प्रति अपनी आर्थिक सेवाओं को संपन्न करते थे, वे अब विभिन्न प्रकार के उद्योगों तथा नौकरियों द्वारा अपनी आजीविका अर्जित करने लगे हैं। विभिन्न जातियों के आर्थिक स्थिति में अंतर हो जाने के कारण भी जजमानी प्रणाली काफ़ी प्रभावित हुई है। अनेक जातियां जो पहले अन्य जातियों के प्रति आर्थिक सेवाओं को संपन्न करती थी, अब शिक्षा तथा आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाने से अपने जजमान के साथ संबंधों को तोड़ती जा रही हैं। वस्तुतः जजमानी प्रणाली आर्थिक सेवाओं के विनिमय की एक व्यवस्था है। कृषि अर्थव्यवस्था के विघटन के साथ ही अब यह उत्तरोत्तर विघटित होती जा रही है। तो ये कि जजमानी व्यवस्था में विघटन हो रहे हैं या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, उसके बारे में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जजमानी संबंध क्या है और भारत में जजमानी संबंधों पर एक लेख लिखिए। तो अगर ऐसे लिखने के लिए आएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि जजमानी व्यवस्था ग्रामीण व्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ है। जजमान शब्द विशिष्ट सेवाओं के संरक्षक या प्राप्तकर्ता को संदर्भित करता है और जजमानी शब्द पूरे रिश्ते को संदर्भित करता है। वास्तव में जजमानी व्यवस्था एक गांव में विभिन्न जाति समूहों के बीच आर्थिक, सामाजिक और कर्मकांडों की व्यवस्था है। हेरोल्ड गोल्ड ने जजमानी व्यवस्था को सेवाओं के संरक्षकों और आपूर्तिकर्ता के बीच सर्वोच्च और समन्वय और अधीनस्थ संबंधों के पैटर्न से संबंधित अंतर पारिवारिक और अंतर जाति संबंध के रूप में वर्णित किया है। जाति व्यवस्था पर आधारित ग्रामीणों के एक पारंपरिक है ना, हाँ, पारंपरिक विशिष्ट व्यवसाय के कारण ग्रामीण समाज में सेवाओं का आदान प्रदान हुआ। सेवा करने वाली जातियों और सेवा करने वाली जातियों के बीच संबंध लंबे समय तक चलने वाला, जाति उन्मुख और छोटे तौर पर सहायक होता था। जजमानी व्यवस्था के तहत ब्राह्मण जाति का प्राथमिक कार्य विभिन्न धार्मिक और औपचारिक अनुष्ठान करना है। कुम्हार कुछ बर्तन बनाते हैं। गांव में लोग विभिन्न घरेलू कार्यों के लिए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते हैं। उसके बाद देखेंगे धोबी गांव में दूसरों के कपड़े धोता है। नाई ग्रामीणों के बालों को सजाता है। बढ़ई लकड़ी के काम की आवश्यकता को पूरा करता है। कमर या लोहार कृषि उपकरण और अन्य घरेलू सामान जैसे टॉर्च, हथौड़ा आदि बनाता है जो लोहे से बनते हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी परिवार या परिवारों के समूह के लिए काम करता है जिसके साथ वह वंशानुगत रूप से जुड़ा होता है। पुत्र अपने पिता या पूर्वज द्वारा किए गए कर्तव्यों का पालन करता है और करेगा। इस प्रकार गांव में पेशे और सेवाएं जाति द्वारा निर्धारित होती हैं और लंबी परंपराओं द्वारा तय की जाती हैं। कुछ व्यक्तियों से कुछ सेवाओं के हकदार परिवार या परिवारों को जजमान कहा जाता है। ये दो शब्द जजमान और कमीन उत्तर भारतीय गांवों में लोकप्रिय हैं। हालांकि यह प्रणाली पूरे भारत में पाई जाती है। जजमान और कमीन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शर्तें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। भारत में जजमानी परंपरा का पहला अध्ययन विलियम एच वाइजर ने अपनी पुस्तक
द इंडियन जजमानी सिस्टम में किया था। ऑस्कर लेविस ने इस प्रणाली का अधिक विस्तृत अध्ययन किया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मालाबार, कोची, तंजौर, हैदराबाद, गुजरात और पंजाब क्षेत्रों में किए गए जजमानी प्रणाली पर विभिन्न समाजशास्त्रीय अध्ययन बताते हैं कि यह प्रणाली ग्रामीण भारत में सार्वभौमिक है। सेवारत जातियां उच्च और मध्यम जातियों के जमींदारों को अपनी सेवाएं प्रदान करती है और बदले में उन्हें नगद और वस्तु दोनों में भुगतान किया जाता है। संरक्षक उत्तर में राजपूत, भूमिहार, जाट और आंध्र प्रदेश में कम्मा, लिंगायत और रेड्डी और गुजरात में पटेल जैसी जमींदारी प्रमुख जातियां हैं, जबकि सेवाओं के आपूर्तिकर्ता ब्राह्मण, पुजारी की जातियों से है। नाई, बढ़ई, लोहार, भिस्ती, चर्मकार आदि। एक संरक्षक के उच्च जातियों के सदस्यों के साथ जजमानी संबंध थे, जैसे ब्राह्मण, पुजारी जिसकी सेवाओं की उसे अनुष्ठानों के लिए आवश्यकता थी। उन्हें निम्न जातियों के विशेषज्ञों की सेवाओं की भी आवश्यकता होती है, जो आवश्यक कार्य करते हैं, जैसे गंदे कपड़े धोना, बाल काटना, कमरे और शौचालय की सफाई आदि। प्रोफेसर वाई सिंह ने जजमानी व्यवस्था को गांव में अंतर्जातीय संबंधों में पारस्परिक पर आधारित संबंधों द्वारा संचालित व्यवस्था के रूप में वर्णित किया है। ईश्वरन का विचार है कि यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक जाति की सामुदायिक जीवन में एक भूमिका होती है, जिसे दक्षिण भारत में मैसूर में आया कहा जाता है। प्रत्येक जाति आर्थिक, सामाजिक और नैतिक संबंधों के कारण युक्त भूमिका निभाती है। मंडेल बॉम का मानना था कि जजमानी व्यवस्था अनिवार्य रूप से पारिवारिक स्तर पर संचालित होती है और जमींदार परिवार का ब्राह्मण, नाई, बढ़ई आदि के एक परिवार से अपनी जजमानी संबंध होता है। एस.एन. रेड्डी के अनुसार एस रेड्डी के अनुसार कहा गया है, वह किसान जो अपने औजारों के निर्माण या मरम्मत के लिए बढ़ई या लोहार को नियुक्त करता है, वह जजमान है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। अगर कोई किसान है, अगर वह अपने यहाँ किसी औजार को बनवाने के लिए बढ़ई को लाता है, तो वह जो किसान रहेगा वह क्या रहेगा? तो वह किसान जजमान रहेगा। और बढ़ई लोहार यानी कमीन का या परजन कहलाएगा। कमीन, ठीक है। तो अब समझ आ गया कमीन और जजमान कौन है। अगर मान लीजिए किसी के घर पे शादी पड़ा है, तो जो पंडित जी जाएंगे, तो जिसके घर शादी पड़ा रहेगा उसको बोलेंगे जजमान, पंडित जी बोलेंगे, जजमान बोलेंगे। और वो पंडित जी उस समय क्या रहेंगे? तो पंडित जी उस समय कमीन या परिजन रहेंगे। जजमान और परजान के बीच संबंध वंशानुगत होता है और यह परंपरा आधारित होता है। कुम्हार कुएं या नदी से जैसा भी मामला हो पानी लाता है। सफाई कर्मी सफाई का काम करता है। इन सेवाओं के लिए परिजनों को कुछ भुगतान किया जाता है। अधिकांश मामलों में भारतीय गांवों में किसान परिजनों की सेवाओं के लिए अनाज देते हैं। आधुनिक समय में करेंसी नोट तेजी से गांवों में भी विनिमय के अन्य सभी माध्यमों की जगह ले रहे हैं। जजमानी प्रणाली में जजमान को इतना सम्मान प्राप्त है कि उसे अक्सर राजा और परिजन को प्रजा के रूप में संदर्भित किया जाता है। जजमानी संबंधों के लिए अनुष्ठानिक मामलों और सामाजिक समर्थनों के साथ साथ आर्थिक आदान प्रदान की आवश्यकता थी। जन्म, विवाह और मृत्यु जैसे अवसरों पर सेवा करने वाली जातियां जजमान के घर पर अनुष्ठान और औपचारिक कर्तव्यों का पालन करके अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं और प्रथागत भुगतान के अतिरिक्त उपहार प्राप्त करती हैं। गुटबाजी के समय जजमान साथियों का सहयोग भी आवश्यक होता है। इस प्रकार जजमानी व्यवस्था में गांव में जातियों और परिवारों के बीच अन्योन्याश्रितता, पारस्परिक और सहयोग शामिल है। D.N. मजुमदार ने यूपी में लखनऊ जिले के एक गांव में एक ठाकुर परिवार राजपूत प्रजाति के उदाहरण दिया है, जिसे जीवन चक्र संस्कारों के लिए अक्सर जाति के रूप में कई परिवारों द्वारा परोसा जाता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चे के जन्म भोज में पुजारी नयन संस्करण समारोह की अध्यक्षता करता है। धोबी गंदे कपड़े धोता है। नाई संदेश ले जाता है। सुनार नवजात के सोने आभूषण प्रदान करता है। लोहार लोहे की चूड़ी प्रदान करता है। पासी खाने के लिए पताल देता है, मतलब पत्तल। और बढ़ई लकड़ी का औजार देता है जिस पर बच्चे को संस्कार के लिए रखा जाता है। कुम्हार की पकी हुई सब्जियों और पीने के पानी को रखने के लिए जग प्रदान करता है। मेहतर दावत के बाद जगह की सफाई करता है। तो सबका काम बांटा गया है, ठीक है।
कमीन निम्न जातियों के लिए भी दूसरों की वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है, जो अपने जजमान को विशेष कौशल और सेवाएं प्रदान करते हैं। हेरोल्ड गोल्ड के अनुसार ये निचली जातियां या तो श्रम के सीधे आदान प्रदान के माध्यम से या नकद या वस्तुओं के रूप में भुगतान करके अपनी खुद की जजमानी व्यवस्था करती है। निचली जातियों की तरह मध्यम जातियां भी ये तो मुआवजे और भुगतान के बदले में एक दूसरे की सेवाओं की सदस्यता लेती हैं, एक दूसरे के साथ वह सेवाओं का आदान प्रदान करती हैं। जजमानी संबंध जातियों के बजाय परिवारों के बीच मौजूद है, क्योंकि एक विशेष जाति के परिवार को फसल के समय भूस्वामी परिवार की फसल का हिस्सा मिलेगा और एक ही जाति के सभी परिवारों को नहीं। विभिन्न जातियों के परिवारों के बीच जजमानी भी संबंध टिकाऊ होता है, क्योंकि कमीन जाति का एक परिवार जजमानी जाति के परिवार की सेवा करता है। सही संबंध पिछली जैसी पीढ़ी में भी था और अगली पीढ़ी में भी बना रहेगा। उदाहरण के लिए राजपूत परिवार उसी लोहार परिवार के वंशजों से उपकरण और मरम्मत प्राप्त करता है, जिनके परिवार के सदस्य उनके परिवार के सदस्यों के लिए उपकरण बनाते थे। लेकिन जब एक परिवार विलुप्त हो जाता है तो उसका स्थान कोई दूसरा वंश ले सकता है। का रिश्ता आगे देखेंगे तो ओरेनस्टीन ने उल्लेख किया है कि चौकीदार जैसे ग्राम अधिकारियों या ग्राम सेवकों के परिवार विशेष परिवारों के बजाय पूरे गांव के साथ जजमानी संबंध बनाए रखते हैं। इस प्रकार चौकीदार का परिवार फसल के मौसम के दौरान गांव के प्रत्येक जमींदार के परिवार से अंशदान प्राप्त करने का हकदार है। गांव के नौकर भी गांव की जमीन के कर मुक्त उपयोग के विशेषाधिकार का आनंद लेते हैं। कुछ मामलों में सेवा परिवार के गांव के एक हिस्से के साथ जजमानी संबंध रखते हैं, न कि अलग अलग परिवारों के साथ। ऐसे सेवा परिवारों को गांव के विशेष खंड के भीतर उन सभी परिवारों की सेवा करने का अधिकार है। इसी में देखिए एक परिभाषा दिया था, कोलेंडा है, ये एक समाजशास्त्री हैं, लेडीज हैं। तो इन्होंने लिखा था कि हिंदू जजमानी व्यवस्था को भारतीय गांव के भीतर एक संस्था या सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है, जो भूमिकाओं के एक नेटवर्क से बना है और भूमिकाओं में और पूरी व्यवस्था में एकीकृत और सामान्य सांस्कृतिक मूल्यों द्वारा समर्थित है। यह धार्मिक और सामाजिक परंपराओं द्वारा स्वीकृत जातियों के बीच श्रम का पूर्व स्थापित विभाजन है। जजमानी व्यवस्था में गांव में जातियों और परिवारों के बीच अन्योन्याश्रितता, पारस्परिकता और सहयोग शामिल है। तो देखिए एक आप जजमान के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए जजमान में क्या होता है, जैसे कि अगर आप लोगों ने देखा होगा किसी घर पे शादी है, तो मान लीजिए ये क्या है, ये एक मौर्य है, ठीक है। अगर ये मौर्य जाति के हैं और यहाँ पर अगर ये ब्राह्मण आए हुए हैं, ब्राह्मण यानी कि पंडित जी अगर आए हुए हैं, तो ये मौर्य को ये जो ब्राह्मण है ये क्या बोलेंगे, जजमान बोलेंगे। और जो पंडित जी यहाँ पर रहेंगे तो मौर्य के लिए ये पंडित जी क्या रहेंगे, ये रहेंगे आपके परिजन या कमीन, ठीक है। तो अगर कमीन लिखने को आए तो समझ जाइएगा जजमानी व्यवस्था के बारे में पूछ रहा है। अब मुझे लगता है कि अब आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इसको। तो अगर वीडियो आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।